नमस्कार। मैं निशिंद्र किंजल्क उत्तर बिहार जागरण मोर्चा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गांव जवार तहसील की बात कार्यक्रम में शिक्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है किसी अच्छे समाज के निर्माण के लिए। इसके बिना अच्छे न तो समाज की कल्पना की जा सकती है, न प्रदेश की और न ही राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य कतई राजनीतिक नहीं है और न ही हमारी संबद्धता किसी राजनीतिक दलीय गतिविधियों से है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारी माताएं बहनें बुज़ुर्ग शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज कमज़ोर ही का कमज़ोर रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा, आज से कोई 30, 35, 40 साल पहले वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता था, जिसका उद्देश्य था कि जो पढ़ाई में पिछड़ गए, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों या महिलाएं हों, परियोजना या कार्यक्रम चलाकर उन सभी को साक्षर बनाया जाए। जब उनको साक्षरता प्राप्त हो जाए तो उनके लिए और भी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें चल रही थीं। एक समय आया जब भारत सरकार ने 86 मीन्स 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के द्वारा देश में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया और तब एक कानून बनाया गया, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून। ये कानून 2009 में बना और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया और ये आज भी इस देश में ये कानून लागू है। इस कानून को लागू करने के लिए सभी संस्थाएं लगी जो भी इससे जुड़ी हुई थी। उसके साथ साथ एक और कानून बनाया गया था 2005 में, जिसका नाम है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, चिल्ड्रन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2005। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्यों में और देश में भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना और राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बने और इस आयोग को यह दायित्व दिया गया कि अन्य कृत्यों के अलावा शिक्षा के अधिकार कानून को पूरे देश में ठीक से लागू कराना आपका काम रहेगा। यह इस आयोग को जवाबदेही मिली। एक समय था बिहार में जब इस आयोग का गठन हुआ 2010 में, तो उस पहले आयोग का सदस्य मैं था और फिर जब दोबारा 2014 में दोबारा इस आयोग का गठन हुआ तो उसमें भी मैं सदस्य था। तो मैंने नज़दीक से आयोग के कार्यों को देखा है, समझा है और बच्चों के शिक्षा में कहाँ क्या ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कानून इसलिए बनाया गया कि हमारे समाज में कोई बच्चा स्कूल से बाहर छूट नहीं जाए। यह कानून कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चे विद्यालय में होने चाहिए। किसी भी कारण से इन बच्चों को विद्यालय में दाखिले से वर्जित नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में, कश्मीर की बात नहीं करते हम, पूरे देश में कोई भी विद्यालय 6 से 14 साल का बच्चा यदि स्कूल नहीं जा रहा है, उसके माता पिता अभिभावक कोई भी लेके विद्यालय में पहुंच जाए और कहे कि उस इलाके में, जिस इलाके में वह बच्चा रहता है, तो उस इलाके के विद्यालय के प्राचार्य या पदाधिकारी ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते। इस कानून के अंतर्गत उन बच्चों का एडमिशन लिया जाना है
और बच्चों के समुचित पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या रेस के आधार पर या आर्थिक आधार पर बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव विद्यालय में नहीं किया जाना है। ऐसा किया जाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें विद्यालय में ही इस शिक्षा के अधिकार की धारा 28 कहती है कि बच्चों को आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई दें कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े। इस कानून से विद्यालय और उसके शिक्षक बंधे हुए हैं। इसी अधिनियम की धारा 17 कहती है किसी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। यदि बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है तो यह अपराध होगा। हर विद्यालय में धारा 21 कहती है हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति होगा। उसके लिए निर्धारित है कि कितने उसके सदस्य माता पिता के कैटेगरी से आएंगे और कितने लोग स्थानीय लोग होंगे। और वो जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगी उस समिति के सदस्यों का जो लिस्ट होगा, जो सूची होगी, वह विद्यालय में एक ऐसी जगह पर लगा दी जाएगी जहां उस इलाके के सभी लोग, बच्चे और बच्चे के अभिभावक बराबर देख सकें कि ये इस विद्यालय की प्रबंध समिति हुई। और उस प्रबंध समिति की समय से समय पर बैठक होनी चाहिए। विद्यालय के डेवलपमेंट के काम के बारे में चर्चा होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का आकलन होना चाहिए, क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी देखभाल करने का जिम्मा विद्यालय प्रबंध समिति के पास होता है। और सबसे आगे धारा 12 कहती है हर विद्यालय को 25% बच्चे जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं उनका एडमिशन इस कानून के तहत लेना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लेना है। हर विद्यालय को लेना है। ये प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू होता है। उनके लिए प्रावधान है कि वो अपने इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, सरपंच हों, जिला परिषद के सदस्य हों, पंचायत समिति के सदस्य हों या अन्य लोग जो समाज सेवा में लगे हैं, उनके माध्यम से उस इलाके में प्रचार करें और बताएं कि हमारे यहाँ 25% बच्चों को लिया जाना है हमारे इलाके से। उन बच्चों को आप प्रोत्साहित करें, उनके गार्जियन को प्रोत्साहित करें कि वो सामने आए और तब वो आप एडमिशन में 25% बच्चों का एडमिशन लिया जाना है प्राइवेट विद्यालयों में भी। यह भी इस कानून की तरफ से प्रावधान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 6 से 14 साल के उम्र के बीच में बच्चों के पढ़ाई के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई और ये 2010 से लागू हो गया। बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों के अधिकार की बात आती है तो बच्चों के बारे में सोचा गया कि बच्चे वे हैं जो कल के नागरिक हैं और इनके कंधों पर ही पूरे समाज और देश का भविष्य होगा। यदि हमने बच्चों पर ध्यान दिया तो हमने देश का भविष्य सुधार दिया। यदि आज के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो हमने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आमतौर पर माना जाता है कि बच्चे चूंकि वोटर नहीं होते इसलिए उन पर सरकारें उतना ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उस पर ध्यान देने से वोट में इजाफा होने की गुंजाइश उतनी नहीं होती और उनके जो मुद्दे होते हैं वो प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर नहीं आते हैं। फिर भी जब बाल अधिकार संरक्षण कानून हिंदुस्तान में बना उस समय भारत पूरे दुनिया के 135 देशों के साथ आ गया, जिसने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो धाराएं हैं बच्चों के अधिकार के मामले में उनके साथ शामिल हो गया। और भारत ने अपना संकल्प दोहराया कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कानून निर्धारित हैं, जो बच्चों के अधिकार निर्धारित हैं, उनके संरक्षण का कारण और उनके संरक्षण का काम भारत देश भी करेगा।
इसमें कई बातें हैं, कोई 54 धाराएं हैं अलग अलग सेक्शंस में। यहाँ मैं आप लोगों के लिए 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 5 मूल अधिकार बच्चों के लिए माने गए एक शिक्षा का। एक, चूँकि बच्चे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, चूँकि वो छोटे होते हैं, उन्हें देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला समाज उनका परिवार होता है, उसके बाद उनका निकटवर्ती समाज होता है, और फिर जो हमारा राष्ट्र है। बच्चों को सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, यह भी मुहैया कराना समाज का दायित्व है। बच्चों के लिए मनोरंजन, आमोद प्रमोद, सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार है उन्हें। कहने का मतलब, जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके लिए खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑडिटोरियम होने चाहिए, या इंडोर हो, आउटडोर हो, जिला स्तर पर या तहसील के स्तर पर, ये सब होने चाहिए। और अंत में बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी मानी गई हैं। फिर मैं शिक्षा की तरफ आना चाहता हूँ। यहाँ मैं दोहराना चाहता हूँ कि अभी मैं जो 2 उदाहरण देने जा रहा हूँ, उन उदाहरणों से आप थोड़ा भी पॉलिटिकल कनेक्शन या राजनीतिक जुड़ाव देखने का कृपया प्रयास न करें। 1990 में बिहार में एक मुख्यमंत्री हुए, लालू प्रसाद जी। उन्होंने एक बच्चों के लिए एक नारा सा दिया था, मुनिया हो या मुन्ना हो, बच्चे लोगों के बारे में उन्होंने कहा, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे। बढ़िया नारा था कि भले हमारे बच्चे चाहे कितने भी गरीब वर्ग के हों, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उसी समय उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, इन सब के कॉन्सेप्ट आए थे। हम लोगों ने उन विद्यालयों को देखा भी। उसके पीछे सोचना यह था, कुछ ऐसे परिवार हैं जहां बच्चे माली मवेशी चराने जाते हैं, और वो उनके परिवार की आजीविका का जो कारण है और जो रास्ता है, उसमें बच्चे योगदान कर रहे हैं। गरीब परिवार है, माता पिता स्वयं से इस काम को नहीं कर सकते, तो बच्चे मवेशी चराने जाते थे। तो सरकार ने ये प्रावधान लगाया कि जो बच्चे मवेशी चराने गए हैं, वो मवेशी चराने के समय ही वहीं क्यों ना उनको पढ़ा दिया जाए। क्या हर्ज है कि उनके मवेशी वहीं चर रहे हों और उसी समय बच्चों को शिक्षा भी दे दी जाए। ये बहुत ही नायाब प्रयोग था, और इसके माध्यम से उस समय प्रयास किया गया कि गरीब लोगों के बच्चे, उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए। ये बिहार में शुरू हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि ये किन कारणों से पूरे देश में नहीं फैल पाया। फैलना चाहिए था, यदि कोई कमी थी तो उसको पूरा करना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा, इस प्रकार के प्रावधानों के द्वारा गरीब से गरीब वर्ग तक हम शिक्षा को पहुंचा सकते थे। ये 1990 और उसके बाद की बात है। फिर कालांतर में 2005 में एक और मुख्यमंत्री बिहार में आए, श्री नीतीश कुमार जी। इन्होंने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ बहुत ही नायाब प्रयोग किए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और अनूठा प्रयोग है, आप यदि देखेंगे, सुबह सुबह किसी गांव में आप चले जाएं, पाएंगे कि लड़कियां, किशोरियां सलवार समीज और दुपट्टा लगाए वो जुलूस की शक्ल में साइकिल पर सवार होकर बच्चियां स्कूल को जाती हैं और फिर स्कूल से वापस आती हैं। ये एक आंदोलन के रूप में सामने आया। हमारी बात माता पिताओं से होती हैं जिनके पुत्र नहीं हैं, जिनके घर में सिर्फ लड़कियां हैं। अब वो कहते हैं इस साइकिल योजना के कारण कन्याएं घर से निकलकर सिर्फ स्कूल ही नहीं जाने लगी, बल्कि जिन कार्यों के लिए हमें लगता था कि काश हमारे कोई बेटा होता जो चौक पर जाकर राशन की सामग्री खरीद कर ला देता,
या ग्राम पंचायत भवन में जाके कोई रसीद कटा के ला देता। आज ये बच्चियां जाती हैं, वो काम करा के ले आती हैं। बिजली का बिल भरने के लिए बेटा होता तो चला जाता, या खुद समय नहीं है। आज बेटियां वो काम कर रही हैं और रोजी रोजगार के लिए वो बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। तो वो जो साइकिल योजना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया बिहार में, वह भी अपने आप में बहुत ही अनूठा प्रयोग बिहार की तरफ से शुरू हुआ। पहला जो लालू प्रसाद जी के समय में जो चरवाहा विद्यालय या पहलवान विद्यालय, या उनका जो कॉन्सेप्ट था कि गरीब लोग के जीवन यापन का जो जरिया है, उसमें वो यदि उनके सामने मजबूरी है, उससे वो निकल नहीं सकते हैं, तो बच्चे उसमें सहयोग करते हुए भी शिक्षा को प्राप्त करें। बहुत ही अनूठा प्रयोग था। और बाद में इसी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और प्रयोग किया, और वह लड़कियों को साइकिल देने का, जिस साइकिल से वो बच्चियां गांव के गांव में झुंड के झुंड में विद्यालय जाती हैं और विद्यालय से आती हैं। उसके माध्यम से जो बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जो स्वावलंबन बढ़ा है, या निश्चित रूप से एक बढ़िया समाज बनाने की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो किसी नेता ने कभी कहा था, मुझे याद आता है, शायद नितिन गडकरी ने कुछ साल पहले कहा था कि बिहार इज एन ओवर पॉलिटिकल स्टेट। कहने का मतलब कि कोई भी बात हो, हर चीज़ को यहाँ के लोग राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। यह ओवर पॉलिटिकल स्टेट कहना, यह हमारे लिए सर्टिफिकेट बिहार के लिए नहीं था। यह एक्चुअल सही मायनों में ये एक हमारा एक काला धब्बा, या एक आप कह लें कि नेगेटिव मार्किंग की गई थी कि जब अच्छी बातें हो रही हों, वहाँ राजनीति छोड़कर एक साथ खड़े तो हो जाइए। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर बिहार और पूरे बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उन कानून को हम समझें, उस कानून के प्रावधान को समझें और ध्यान से देखें। हमारे इर्द गिर्द कोई बच्चा यदि स्कूल जाने से वंचित हो, तो उसको स्कूल ले जाने में मदद करें, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जिसमें 100% साक्षरता हो, और जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिले वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसमें बताए गए जो बातें हैं उन पर अमल करने का प्रयास करें। आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।